and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss class 9th geography's third chapter which is drainage. So let's begin. तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जैसे कि यहाँ पर है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज जो है किसी रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया को डिस्क्राइब करता है। पर रिवर सिस्टम है क्या? तो देखिए एक मेन रिवर होगी, ठीक है, एक मेन रिवर होगी और वहाँ से उसके ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज इस रिवर्स को ज्वाइन कर रही हैं। तो अ रिवर अलोंग विद दिस ट्रिब्यूटरीज इज़ नोन एज अ रिवर सिस्टम। तो एक रिवर और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर किसी रिवर सिस्टम को बनाती हैं। तो ये पहला टर्म हो गया। फिर है ड्रेनेज। तो आप ये देख ही रहे हैं कि जो रिवर सिस्टम है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की या एरिया की, उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज़ कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। तो अब ड्रेनेज बेसिन क्या है? जितना इलाका, जितना एरिया जो रिवर सिस्टम है अपने ट्रिब्यूटरीज़ के साथ रिवर जिन जिन इलाकों को ड्रेन करेगी वो एरिया होगा उसका ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ये कावेरी रिवर है, कावेरी बेसिन। तो देखिए पहले इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये और कावेरी रिवर अलोंग ये बनाती हैं कावेरी रिवर सिस्टम, ऐसा, ठीक है, इनके साथ मिलके। और जो ड्रेनेज बेसिन होता है ये देखिए कहाँ कहाँ इनका बेसिन है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो इन एरियाज़ को ये ड्रेन करती है। तो ये इसकी ड्रेनेज बेसिन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? An any elevated area such as a mountain or an upland that separates two drainage basins is known as a water divide. तो water divide जो है एक तरह का उठा हुआ elevated स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए जो दो रिवर सिस्टम्स को डिवाइड कर रहा है, स्ट्रीम A और स्ट्रीम B। अगर ये वाटर डिवाइड या ऊंचा स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये दोनों एक स्ट्रीम होती, मर्ज हो जाती। तो ये क्या हो सकता है? एक माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकता है, कोई भी उठा हुआ स्ट्रक्चर जो वाटर को डिवाइड कर रहा हो। वाटर डिवाइड, दो स्ट्रीम्स को डिवाइड कर रहा हो, तो ये हो गया वाटर डिवाइड। नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज़ ऑफ द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी है और ये इसका ड्रेनेज बेसिन भी जितना सबसे ज़्यादा एरिया भी इसी का है, अमेजोन रिवर का। फिर विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो ये है गंगा रिवर सिस्टम। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, तो ये दो तरह का होता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। नोट्स की मदद से हम देखेंगे, जल्दी हो जाएगा। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स वो हैं जो हिमालयाज़ में जिनका ओरिजिन हो और पेनिनसुलर रिवर वो हैं जिनका पेनिनसुलर प्लाटू में ओरिजिन हो। तो पेनिनसुलर प्लाटू के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लाटू, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये दोनों रिवर्स हो गई। जो हिमालयन रिवर्स है ना वो पीरिनियल, यानी कि उनमें सालों भर पानी रहता है, वो एक्टिव रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, वो कभी भी सूखती नहीं, उनमें हमेशा पानी भरा रहता है क्योंकि उनका ओरिजिन ग्लेशियर से है, उनको वहाँ से पानी का सप्लाई हमेशा मिलते रहता है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल हैं, ये सीज़न में ड्राई सीज़न में ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, इनको कमी हो जाती है वाटर की। जो हिमालयन रिवर्स हैं इनका लॉन्गर कोर्स है, बहुत ही लंबा रास्ता तय करते हुए आती है ये, और पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्टर कोर्स हैं। हम देख सकते हैं क्योंकि हिमालयाज से ओरिजिनेट होते हुए फाइनली कहाँ जाते हैं, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होना होता है इनको। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता तय करती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये ईजिली आसपास ड्रेन हो सकती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, तो इसलिए इनका शॉर्टर कोर्स भी है। अब जो हिमालयन रिवर हैं ये अपर कोर्स में अपने रिवर्स के तीन कोर्स होते हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि जो ये अपर कोर्स में हिमालयन रिवर्स है बहुत ही ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी क्रिएट करती हैं और अपने साथ ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड लेकर आती हैं, जबकि पेरिनियल रिवर्स ऐसा नहीं कर सकती। पेरिनियल रिवर्स पेनिनसुला से निकलती हैं जहाँ पे इग्नियस रॉक्स का डिपॉजिट है, इनको इरोड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, टफ है, इसलिए इनके पास कोई ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी नहीं होता और सिल्ट और सैंड तो बिल्कुल भी बहुत ही कम होता है। फिर मिडिल कोर्स में हिमालयन रिवर्स मिडिल और लोअर कोर्स में मियंडर और ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं जो कि डिपोजिशनल फीचर्स है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स के पास डिपॉजिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मियंडर और ऑक्सबो लेक्स के फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये भी दो तरह की हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो ईस्ट में जाके फ्लो करे और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाए, ये डेल्टा बनाती हैं और
इनके एग्जाम्पल्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और दूसरी रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग, जो अरेबियन सी में जाके फॉल होती हैं, तो ये इस्चरीज बनाती हैं। एग्जाम्पल है साबरमती, नर्मदा, माही, तापी, लूनी, भरतपुझा एंड पेरियार। तो अब देखिए डेल्टा और इस सीरीज़ में डिफरेंस क्या है। डेल्टा जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि इस तरह के सिंबल से, जो कि एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डेल्टा है। रिवर्स जो है अपने साथ जो डिपॉजिट्स लेकर आती हैं उसे जाकर के माउथ पे डिपॉजिट कर देती हैं, सी के माउथ पे। तो ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास का शेप ले लेते हैं, जिन्हें हम डेल्टा बोलते हैं। और वही इस सीरीज़ क्या है, इस सीरीज़ ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाती हैं। तो इनमें ज़्यादा मटेरियल नहीं होता डिपॉजिट करने के लिए। तो इस्चरीज़ वो एरिया होती हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर सी वाटर से मिलता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमने देखे कौन से रिवर्स हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रिवर के कोर्सेज़ को। तो रिवर्स के 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ये देखिए, ये सोर्स ऑफ रिवर है, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होगी और फिर ये जो कोर्स कहलाएगा ओरिजिनेट होने के बाद अपर कोर्स। क्योंकि रिवर जो है यहाँ पे बहुत ही एनर्जेटिक होती है, इस वजह से हम अपर कोर्स को यूथ स्टेज ऑफ रिवर भी कहते हैं कि ये जो रिवर है अपने यूथ स्टेज में। फिर यहाँ पे क्या करती है रिवर, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने के कारण बहुत ही ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती है। वर्टिकल इरोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, मतलब वैलीज़ जो है उनको और डीप करती है रिवर्स। फिर वो जाती है मिडिल कोर्स में। तो मिडिल कोर्स में रिवर्स का फ्लो भी थोड़ा कम होता है और क्या होता है कि थोड़ी ये मैच्योरिटी स्टेज में आ जाती है। अब ये मैच्योर हो गई है, अब ये लेटरल यानी कि साइडवेज इरोजनल एक्टिविटीज़ कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज जॉइन हो जाने के कारण अब इसका लेंथ जो है, कैपेसिटी भी, वॉल्यूम बढ़ जाता है मिडिल कोर्स में, जो कि मैच्योरिटी स्टेज है। यहाँ देखिए ये मिएंडर्स बना रही है और ऑक्सबो लेक्स बना रही है, तो इनको हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। फिर रिवर जो है लोअर कोर्स में आती है। लोअर कोर्स में देखिए मिडिल कोर्स में इरोजन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। जो सिल्ट, जो मटेरियल अपर कोर्स में इरोड कर रही थी रिवर, वो मिडिल कोर्स में अब साथ साथ लेके चल रही है, थोड़ा बहुत इरोजनल एक्टिविटीज़ भी कर रही है और अब एंटर कर जाती है लोअर कोर्स में। तो लोअर कोर्स को हम ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर कहते हैं। यहाँ पे रिवर बहुत ही स्लो हो जाती है, इतनी एनर्जेटिक नहीं रहती और अब इसका काम क्या होता है, डिपोजिशन करना। जो भी मटेरियल्स लेके आ रही थी अब ये डिपॉजिट करते रह रही है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा बना रही है, डेल्टा का डिपॉजिट्स करने से डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कुछ रिवर के कोर्सेज थे और उनके फॉर्मेशंस थे। तो ये हिमालयन रिवर्स ऐसा कर पाती हैं। अब देख लेते हैं कि मिएंडर और ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम्स की मदद से तो मिएंडर्स को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि द जिगजैग फ्लो ऑफ रिवर ड्यू टू इरेगुलरिटीज़ ऑफ ग्राउंड की इरेगुलरिटी की वजह से जब रिवर जिग जैग या इस तरह कर्व्ड फॉर्म में फ़्लो करे तो वो मिएंडर्स का फॉर्मेशन करती है। देखिए रिवर्स यहाँ एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक क्लिफ है, बहुत ही सॉलिड रॉक है जिसको इरोड उतना, मतलब जिसको रिवर क्रॉस नहीं कर सकती। तो रिवर यहाँ से फ़्लो करते हुए आएगी और इस एरिया पे क्या होगा, टक्कर करेगी, ये कोलाइड करेगी। तो कोलाइड करेगी और कुछ इरोड करेगी मटेरियल्स, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेटअप होगा। तो जो मटेरियल्स इरोड हो रहे हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट के फॉर्म में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। नीचे ये ब्राउन कलर के कलर से रिप्रेजेंटेड है। फिर क्या होगा, अब ये रिवर जो है यहाँ पे कोलाइड करी थी, अब ये अपना रास्ता चेंज करेगी, कर्व घूम जाएगी और फिर यहाँ आएगी। फिर यहाँ पे सॉलिड रॉक है, कुछ है, क्लिफ है, तो इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो यहाँ फिर इरोजनल एक्टिविटी करेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेट होगा और डिपॉजिट्स होंगे यहाँ पे। इसी तरह से रिवर आगे बढ़ती रहेगी। ठीक, तो ये होता है मिएंडर का फॉर्मेशन। अब देखिए मिएंडर के फॉर्मेशन से ही ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसे समझते हैं। तो देखिए मिएंडर से कैसे फॉर्मेशन होता है ऑक्सबो लेक्स का। तो ये जो रिवर है अपना इरोजन और डिपोजिशन का काम करती रहेगी। तो ये डिपॉजिट्स जो है देखिए अमाउंट में कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ से फाइनली क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे में डिपॉजिट्स फिल हो जाएंगी ये सारी जगह पे। ठीक है, और ये जो रिवर है ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी और इस तरह से फ़्लो करने लगेगी। तो यहाँ देखिए कैसे ये जो पार्ट है जो रिवर का, जो यहाँ पे सिल्ट सैंड फिल हो गया है और वो जो मेन रिवर थी, जो मेन स्ट्रीम थी, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो अलग से फ़्लो कर रही है और बाकी हिस्सा जो था डिपोजिशन के बढ़ने के कारण यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो ये एक तरह से ट्रैप हो जाता है ऑक्सबो, इसलिए क्योंकि ऑक्स के बुक हम्प को ये रिप्रेजेंट करता है शेप में, और हॉर्स शू शेप्ड का भी है ये। और
इवेंचुअली इसका फेट क्या होगा कि ये जो रिवर है ये ड्राई कर जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि इसको फिर सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, ये कट ऑफ हो चुकी है अपने मेन स्ट्रीम से, मेन वाटर सोर्स से। तो ये है ऑक्सबो लेक्स। अब हम कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न रिवर के फ्लो का कुछ पैटर्न्स हैं, ये चेक करते हैं। तो पहला है डेंड्रेटिक ड्रेनेज। तो जो डेंड्रेटिक वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड डेंड्रोन से बना है, जिसका मतलब होता है ट्री। तो ये कुछ ट्री के ब्रांचेस को रिजेंबल करती है इनकी शेप। मेन स्ट्रीम है ये, और कहीं से भी इधर उधर से स्ट्रीम्स आ रही हैं किसी भी शेप में आकर, लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री आकर इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के रिवर के फ्लो के पैटर्न को हम डेंड्रेटिक ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में फ़्लो करती है। ये होता है स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉक्स की वजह से, और ये लगभग रेक्टेंगुलर शेप में फ़्लो करती है। तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है ट्रेलिस ड्रेनेज। ट्रेलिस ड्रेनेज, तो इसमें जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं रिवर की वो ठीक राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री पर अपने मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स का पैरेलल लाई करते हैं एक दूसरे के, सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स। तो जहाँ जहाँ से ये पास कर सकती है सॉफ्ट रॉक जो कि परमिएबल होते हैं, रिवर को अलाउ करते हैं फ्लो करने से, तो वहाँ से वो पास करती है एकदम 90 डिग्री पर अपने मेन स्ट्रीम रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो ये पैटर्न हो गया। फिर है रेडियल ड्रेनेज। तो रेडियल ड्रेनेज डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोज इन डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसे है, यहाँ से सेंट्रल पॉइंट है और इससे जो मतलब स्ट्रीम्स हैं वो डिफरेंट इधर उधर डायरेक्शन में फ़्लो कर रही हैं। ये एलिवेटेड ऊंचा है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, और रिवर्स उससे पीक है, सेंट्रल पीक है, वहाँ से फ़्लो कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। नेक्स्ट बात करते हैं द हिमालयन रिवर्स की। तो हिमालयन रिवर्स मेन है द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। ये तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर ओरिजिनेट होती हैं। मतलब इनका सोर्स क्या है ओरिजिन का, तो तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। फिर वहाँ से ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़कर इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंटर कर जाती है। इंडिया में इंटर करने का पॉइंट है ये, यहाँ पे ये राइज करती हैं तिब्बत में और इंडिया में इंटर करती हैं इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद इस रीजन में, कश्मीर रीजन में, इसको ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड हुंजा ज्वाइन करती हैं इसको कश्मीर रीजन में। देन इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड emerges फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। और फिर मिठान कोट इन पाकिस्तान, वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं द सतलज, द ब्यास, द रावी और चेनाब और झेलम, ये टुगेदर ज्वाइन करती हैं इंडस को नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद इंडस जो है साउथ डायरेक्शन में फ़्लो करने लगती है और ईस्ट ऑफ कराची से होते हुए अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है। तो इंडस प्लेन जो है बहुत ही जेंटल स्लोप है विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। A little over a third of the Indus Basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab, and the rest is in Pakistan. ठीक है, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, डू यू नो, according to the regulations of Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and western parts of Rajasthan. तो जो Indus Water Treaty है 1960, उसके तहत इंडिया जो है सिर्फ 20% पानी इंडस का यूज़ कर सकता है, वो भी इरिगेशन पर्पसेस के लिए। कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा और साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के लिए। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की। ठीक, तो अब हम इंडस के फ़्लो को मैप पे चेक करते हैं कैसे फ़्लो करती है ये देखिए, यहाँ ये तिब्बत है, यहाँ नियर लेक मानसरोवर ये ओरिजिनेट होगी, ये सोर्स है। फिर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये फ़्लो करेगी, देखिए इंटर कर रही है इंडिया में, कहाँ पे, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये सिर्फ लद्दाख है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है अब जो, यहाँ से एंटर करेगी। और यहाँ पर इसको इस रीजन में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा ज्वाइन करेंगी। फिर ये फ़्लो करेगी थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट रीजन, और उसके बाद यहाँ पे माउंटेन्स ऑफ अटोक होंगे, यहाँ से निकल जाएगी पाकिस्तान में। यहाँ पे मिठान कोट है जहाँ पे इसे ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इंडस सिंधु नदी को
इंडस को हम सिंधु नदी भी कहते हैं, इसको ज्वाइन कर रही हैं और ये इवेंचुअली अब साउथ डायरेक्शन में जाएंगी और मर्ज हो जाएंगी ईस्ट ऑफ कराची से होते हुए साउथ डायरेक्शन में जाके अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाएंगी। तो ये था इंडस का कोर्स। एक बार नोट्स की भी मदद लेंगे और समरी करेंगे इनका। देखिए यहाँ पर क्या क्या है इम्पॉर्टेंट। ओरिजिन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, फिर कश्मीर रीजन में फ़्लो करेंगी। ये देखिए डायरेक्शन है वेस्ट, ओरिजिन होने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है। यहाँ पे 1 सेकेंड, वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है। और फिर इसको कश्मीर रीजन में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जस्कर, नुब्रा, श्योकर, हुंजा ज्वाइन करेंगी। फिर ये फ़्लो करेगी थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगित और फिर माउंटेन्स एट अटोक से इमर्ज हो जाएगी और पाकिस्तान में जाएगी। तो मिठानकोट में यहाँ पे इसको 5 ट्रिब्यूटरी सतलज, ब्याज, रावी, चेनाब और झेलम ज्वाइन करेंगे और साउथ डायरेक्शन में जाके इवेंचुअली मिल जाएगी अरेबियन सी से। तो ये हो गया, ठीक है। ये था इंडस रिवर सिस्टम और इसकी लेंथ कितनी है इंडस की, तो ये है 2900 किलोमीटर। यहाँ देखिए ये मार्क्ड है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। हम गंगा को वहाँ पे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये फ़्लो करते हुए जाती है और देवप्रयाग में ये अलकनंदा से जॉइन हो जाती है। एक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जॉइन हो जाती हैं। तब हम यहाँ से इनको क्या कहते हैं, गंगा नाम दे देते हैं इसके बाद से। तो एट हरिद्वार द गंगा emerges फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। द गंगा इज़ जॉइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयाज़। तो गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जॉइन करती हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। द रिवर फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज़, इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड मीट्स गंगा एट इलाहाबाद। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब क्या, बैंक मतलब नदी का किनारा, ठीक है, और राइट यानी कि गंगा के राइट किनारे के तरफ से यमुना जो है पैरेलल चलती है और फिर इसको मीट करती है इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद में इन दोनों का संगम होता है गंगा और यमुना का। फिर द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन नेपाल हिमालयाज। दे आर द रिवर्स विच फ्लड्स पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर causing widespread damage to life and property but enriching the soil for extensive agricultural lands. द मेन ट्रिब्यूटरीज जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं वो है चंबल, बेटवा एंड सोन। दे राइज फ्रॉम सेमी एरियाज एंड हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। नाउ enlarged with water from its right and left bank tributaries। अब दोनों किनारों से जब गंगा में ट्रिब्यूटरीज शामिल हो जाती हैं तो यह बहुत ही बड़ी enlarge हो गई है और ये क्या करती है, फराका ईस्ट वर्ड फ्लो करती है टिल फराका इन वेस्ट बंगाल। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इस फराका। द रिवर बाइफरकेट्स हियर, मतलब बाइफरकेट का मतलब डिवाइड हो जाती है। द भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए भागीरथी और हुगली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। कैसे, पहले हम ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज देखिए जो मेन स्ट्रीम है उसको जो ज्वाइन करे आके, ठीक है, वो क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। पर अब ये जो रिवर है जो अब ट्रिब्यूटरीज के वजह से इनलार्ज हो चुकी है, ये बाद में जाकर डिवाइड हो जाए मेन स्ट्रीम, तो ये बनाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्लियर हो गया। अब देखिए द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। अब जो मेन स्ट्रीम थी, एक तो स्ट्रीम बाइफरकेट कर गई एज भागीरथी एंड हुगली और साउथ में चली गई बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और फिर जो मेन स्ट्रीम थी वो अब बांग्लादेश में जा चुकी है और ब्रह्मपुत्र रिवर से जॉइन हो जाती है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मेघना नाम दे दिया जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टाज बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो सुंदरबन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा इज़ डेराइव फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। लार्जेस्ट तो है ही, साथ में साथ फास्टेस्ट, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक। द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर। Look at the figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by Ganga river system? Ambala is, I think ये डेंड्रेटिक पैटर्न फॉलो करेगी, मैप को हम बाद में देखेंगे।
अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम्स। तो अम्बाला जो है वो वाटर डिवाइड पे लोकेटेड है बिटवीन इंदस और गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर का काम कर रहा है जो इंदस और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड कर रहा है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 kilometer, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is just a fall of 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders. और इस वजह से यहाँ पे लार्ज meanders यानी कि जिगजैग पैटर्न में meanders फॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टेट है हमारा उत्तराखंड। ये जो स्टेट है ये उत्तराखंड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सबने क्या देखा था कि सबसे पहले गंगा का सोर्स कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ उसे हम भागीरथी कहते हैं, ये हेड वाटर्स ऑफ गंगा, ये स्ट्रीम जो है भागीरथी है। फिर क्या होता है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे को ज्वाइन करती है, ये मिल जाती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इनको क्या कहते हैं, गंगा रिवर्स। ठीक है, अब देखिए यमुना जो है एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ इसके पैरेलल चल रही है, और इलाहाबाद में जाके, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जाके ये दोनों का संगम होता है, ये दोनों मिल जाती हैं। और देखिए कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये जो पेनिनसुला प्लान से आ रही हैं कौन कौन सी, सोन, ये सोन है, चंबल, बेटवा एंड सोन। देखिए यहाँ पे चंबल है, बेटवा है और सोन है, ये सब आके इवेंचुअली गंगा को ज्वाइन कर रही हैं। फिर क्या होता है, गंगा पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल के फराक्का तक। वेस्ट बंगाल के फराक्का तक गंगा के पहुंचने के बाद ये यहाँ पर बाइफर्केट करती है इनटू हुगली और एक और बेसिन। तो भागीरथी और हुगली बेसिन में डिस्ट्रीब्यूटरीज ये बाइफर्केट कर जाती है, और ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। जो बाकी जो मेन स्ट्रीम है गंगा की, ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से जाके मिल जाती है। अब इसको, इस माइटी रिवर को हम मेघना कहते हैं, ये भी इवेंचुअली बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। तो ये था, और इसका लेंथ कितना है, 2500 किलोमीटर। नोट्स की मदद से एक बार इनको समराइज़ करते हैं। तो ओरिजिन कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर, तब तक हम गंगा रिवर को भागीरथी के नाम से जानते हैं। फिर इधर से अलकनंदा ट्रिब्यूटरी आती है और देव प्रयाग पे ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं इन उत्तराखंड। फिर उसके बाद देखिए ये हरिद्वार के माउंटेन्स में इमर्ज होती है और फिर फ्लो करती है यहाँ पे, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर है। इलाहाबाद में यमुना गंगा से मीट करती है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से फ्लो करते आ रही है इसके पैरेलल। और साथ ही साथ देखिए कितनी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो राइट किनारे से इसे ज्वाइन करे, चंबल, बेटवा, सोन, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनका ओरिजिन पेनिनसुला अपलैंड से है, इसको ज्वाइन कर रही है। और इधर से जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, घाघरा, कोसी एंड गंडक, जिनका ओरिजिन नेपाल हिमालयाज़ में, वो इसको लेफ़्ट एज ए लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है। अब रिवर जो है ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, यमुना से ज्वाइन होने के बाद अब बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज हो गई है और फ्लो करते करते ये पहुंच जाती है फराक्का इन वेस्ट बंगाल, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। तो अब ये स्ट्रीम जो है, मेन स्ट्रीम, अब बाइफर्केट कर जाती है। यहाँ पे देखिए भागीरथी और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और एक साउथ में जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और जो मेन स्ट्रीम थी वो अब बांग्लादेश में फ़्लो कर रही है, और वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, और इन्हें हम मेघना कहते हैं, और इवेंचुअली सुंदरबन डेल्टा में जाके डेल्टास बनाती हैं ये। तो ये हमने समरी कर लिया इनका, ये है 2500 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अब ब्रह्मपुत्र और इंदस ये दोनों ही मतलब तिब्बत में राइज करती हैं, पर ये ब्रह्मपुत्र जो है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक में ओरिजिनेट होता है। बहुत ही क्लोज है इन दोनों का ओरिजिन, और ये इंदस से स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ है इसकी, लॉन्गर है ये। एंड मोस्ट ऑफ इस कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और ज़्यादातर इसका कोर्स जो है आउटसाइड इंडिया है। तब देखिए ये ओरिजिनेट होने के बाद ईस्ट वर्ड्स फ्लो करता है और हिमालयाज़ के पैरेलल चलते रहता है। और जब ये नामचा बरवा पॉइंट पे पहुंचता है, नामचा बरवा पॉइंट पे, जो कि एक माउंटेन पीक है, 7757 मीटर्स इसकी हाइट है, वहाँ से ये यू टर्न लेता है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाता है थ्रू अ गॉर्ज। तो व्हाट इज़ अ गॉर्ज? अ गॉर्ज इज़ अ काइंड ऑफ वैली, जो कि माउंटेन्स के बीच से जो रिवर निकल रही है संकरे रास्तों से, तो वो होता है गॉर्ज।
Here it is called Dihang and is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries. Tributaries to form the Brahmaputra in Assam. Brahmaputra is known as Sangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. तो तिब्बत में ये सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना नाम से. इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया. तिब्बत में जब ये ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है तो इसमें वाटर का वॉल्यूम अमाउंट जो है वो कम होता है और उसमें सिल्ट यानी कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स भी कम होती है क्योंकि वो जो एरिया है वो कोल्ड और ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है. पर जब वो इंडिया में पास करता है तो बहुत ही हाई रीजन ऑफ हाई रेनफॉल वाले एरिया से मिलता है जहाँ पे रिवर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट मतलब अच्छे खासे अमाउंट में सेडिमेंट्स आ जाते हैं, सिल्ट आ जाते हैं. द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स. डू यू नो द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाई ब्रह्मपुत्र. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड क्या है, कौन सा है? तो ये असम में है, माजुली. Every year during the rainy season the river outflows its banks causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed causing the riverbed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो अब मैप पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखते हैं. ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होती हैं ईस्ट ऑफ लेक मानसरोवर, यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और ये ईस्ट डायरेक्शन में हिमालयाज़ के पैरेलल चलती हैं. तो ये देखिए ये सारा हिमालय है और इसके ईस्ट डायरेक्शन में ओरिजिनेट होने के बाद ईस्टवर्ड्स पैरेलल चल रही हैं और फिर ये यू टर्न लेती हैं एट नमचा बरवा और इंटर कर जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में इंटर कर जाती हैं इस स्टेट से. इनको हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं और इंडिया में इनका नाम है दिहांग. तो इंडिया में जब ये इंटर करती हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रेनफॉल वाले इलाके से मिलती है और इनका वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. यहाँ पे इन ट्रिब्यूटरीज जैसे कि दिबांग और लोहित इन्हें ज्वाइन करती हैं और ये असम बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं. ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ ड्रेन हो जाते हैं. बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं और ये रिवराइन आइलैंड्स बनाती है. और लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सी है? माजुली. ये देखिए यहाँ भी नोट्स की मदद से इसे समराइज़ किया गया है पूरा इसके बारे में, इसे याद रख सकते हैं. तो अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की. ठीक है, तो हम इनके फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग और कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं और वो डेल्टास बनाती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अरेबियन सी में फॉल होती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं. नाउ द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. इसका ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक हिल्स में. इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग. रिफ्ट वैली क्या होती है? बगल में ऊंची ऊंची चट्टान हो और नीचे से खाई हो जिसमें से रिवर फ्लो करे, ये रिफ्ट वैली होती है. तो ऑन इट्स वे टू सी द नर्मदा क्रिएट्स मिनी पिक्चरस्क्यू लोकेशंस. काफ़ी दर्शनीय स्थल बनाती है, लोकेशंस बनाती है अपने कोर्स के थ्रू. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप जॉर्ज एंड द धुआधर फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. तो ये कुछ लोकेशंस हैं, नोटेबल सुंदर से लोकेशंस हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये देखने में ये लोकेशंस. नेक्स्ट है all the tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. यानी कि कौन सा पैटर्न बना रही है ये? राइट एंगल्स पे इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं तो ये बना रही है ट्रेलिस पैटर्न. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. तो अब इसको नोट्स के थ्रू समराइज़ करते हैं. तो नर्मदा बेसिन अमरकंटक हिल्स में मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट करती हैं, फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं थ्रू अ रिफ्ट वैली और इनकी ट्रिब्यूटरीज इनको राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं, मतलब ट्रेलिस पैटर्न डेवलप होता है इनका और ये कवर करती हैं. इनका ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? मध्य प्रदेश और गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है. तो अब नर्मदा को देखते हैं मैप पे. ये यहाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स जो हैं वहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं और फिर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है
रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होते हुए ये देखिए कहाँ अरेबियन सी में ड्रेन होती है। बस इतना है इनके बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द तापी बेसिन। तो तापी जो है वो सतपुड़ा रेंज में राइज करती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा। तो याद रखिए कि नर्मदा और तापी दोनों ही रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं और इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक, तो बस इतना है इनके बारे में। बाकी बताया गया है कि द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुझा एंड पेरियार। ठीक है, तो बस ये सब है। अब ये है तापी बेसिन, इसको भी नोट्स में यहाँ समराइज़ किया गया है। राइजेज इन सतपुड़ा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अनकवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है। अब बात करते हैं द गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और ये राइज ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इस ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 50% हिस्सा जो है इसके बेसिन का वो महाराष्ट्र में लाई करता है और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। The last three tributaries are very large because of its length and the area it covers. It is also known as दक्षिण गंगा, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नोट्स की हेल्प लेंगे इसे समराइज करने के लिए। ये देखिए लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, दक्षिण गंगा इसे कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये और ये कवर करता है पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट बात करते हैं द महानदी बेसिन की। तो महानदी बेसिन जो है वो हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। ये 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक, तो इसको भी नोट्स में समराइज करने के लिए देख लेते हैं। ये कौन सा पढ़ रहे थे? महानदी बेसिन। अब बात करते हैं द कृष्णा बेसिन की। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द वेस्ट बंगाल। द तुंगा, भद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा एंड द मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। And its basin is shared by Maharashtra, Karnataka and आंध्र प्रदेश। इसको भी समराइज कर लीजिए कृष्णा बेसिन को यहाँ से नोट्स की मदद से। Now let's talk about the Kaveri Basin. The Kaveri rises in Brahmagiri range of Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore. और इसकी टोटल लेंथ कितनी? 760 किलोमीटर। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। और ये ड्रेन करती है, मतलब इसके ड्रेनेज बेसिन है इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसको भी देख लेते हैं समरी करके। देखिए ओरिजिन है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी और ड्रेनेज है इसका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और रिवर कावेरी जो है वो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में, जिसे हम सिर्फ समुद्रम कहते हैं। और इसका यूज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में और जिसको सप्लाई किया जाता है मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड्स में। और नेम ऑफ बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो ये कुंचिकल वाटरफॉल्स है। लेकिन आप एक बार नेट पे चेक करें क्योंकि डेटा जो है हमेशा अपडेट होते रहता है, तो ये दोनों चेक करें कि कौन सी है बिगेस्ट वाटरफॉल और सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल। ठीक है। नाउ बिसाइड दीज मेजर रिवर्स कुछ स्मॉलर रिवर्स भी हैं जो कि ईस्ट में फ़्लो करती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो अल्टीमेट जाके ड्रेन होती हैं। तो इनके नाम है दामोदर, ब्राह्मणी, बैतारनी एंड सुबर्णरेखा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
हमें पता है कि 71% वर्ल्ड का हिस्सा जो है वो वाटर से है कवर्ड है, और उसमें से उस 71% का जो 97 वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, और केवल 3% जो है वो फ्रेश वाटर की तरह अवेलेबल है। और इस 3% का भी 3/4 यानी कि 70% ऑलमोस्ट जो है ट्रैप्ड है आइस के फॉर्म में, यानी कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में वो ट्रैप्ड है। तो ये था। फिर हम बात करते हैं लेक्स की। तो you may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras which attract thousands of tourists everywhere। तो हाँ, ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में फेमस डल लेक है, ये हाउस बोट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं हर साल। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games। तो मतलब ये जो लेक्स हैं एक तरह से रिक्रिएशनल स्पॉट्स भी हैं, जहाँ पे रिक्रिएशन कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग, स्विमिंग और भी वाटर गेम्स खेलते हैं लोग ये टूरिस्ट स्पॉट्स पे। देखिए, इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। अगर ये श्रीनगर, नैनीताल और ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अगर उनके पास लेक्स नहीं होते तो क्या ये इतने खूबसूरत होते जितने आज हैं, इतने अट्रैक्टिव होते जितने प्रेजेंट हैं? नहीं। तो ये लेक्स का इंपॉर्टेंस दिखाता है कि लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लेस को ब्यूटीफाई करते हैं ये और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। Apart from attention for tourists, lakes are also useful for human beings in many ways। तो इसको हम देखेंगे बाद में। ये देखिए, लार्ज लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज, और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं और ये साइज़ में और अदर फीचर्स में, साइज़, हाइट, लेंथ, अदर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफ़र करते हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, मतलब ज़्यादातर लेक जो है परमानेंट है, उसमें हमेशा पानी रहता है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और कुछ लेक्स ऐसे हैं जिनमें जब वर्षा यानी कि रेन होती है तभी वाटर फिल होता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। और ये कहाँ पे, जो सूखे इलाके हैं ना वहाँ पे, सेमी एरिड रीजन्स, वहाँ पे जब रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, तभी इनमें लेक्स में पानी भरता है रेनफॉल के वजह से। और कुछ रेनफॉल जो है वो रिज़ल्ट हैं, कुछ लेक्स जो हैं वो रिज़ल्ट हैं एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, और बाकी जो हैं विंड, रिवर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से बने हैं। नाउ अ meandering river across a flood plain forms cut-ups that later develop into an oxbow lake। हमने देखा कि कैसे meanders से meander का फॉर्मेशन होता है, फिर oxbow lakes का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं, spits and bars form lagoons in coastal areas। अब लगून और स्पिट्स एंड बार क्या होता है ये भी देखेंगे। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। द लेक चिलिका विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, द पुलिकैट लेक एंड कोलेरू लेक। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं लगून। तो अब इनको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं, बार्स, लगून और स्पिट, ये सारे कोस्टल लैंड पे होने वाले फिनोमेना है, यानी कि समुद्री तट पे होने वाले फिनोमेना है। ये देखिए, ये जो होगा पहले सॉलिड एरिया होगा, ठीक है। जो सी वेव्स हैं, जो सी करंट है, टाइडल वेव्स है, वो आएंगी और इस सॉफ्ट एरिया को, सॉफ्ट रॉक्स होंगे जो यहाँ पे डिपॉजिट, इसको इरोड करेंगी। तो इरोड होने से देखिए कैसे समुद्र का पानी लैंड की तरफ बढ़ गया है और इसमें आ गया है। यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स थे, इसको इरोड करना आसान था और टाइडल वेव्स ने इसे इरोड कर दिया और समुद्र का पानी अंदर आ गया। तो ये है। तो अपने साथ साथ समुद्र मटेरियल्स भी लाती हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ब्राउन कलर से, डीप ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया। तो स्पिट्स क्या है, स्पिट्स जो है एक हिस्सा, एक डिपॉजिट्स ही एक तरह के, तो एक हिस्सा इनका लैंड से जुड़ा रहता है और बाकी जो है वो समुद्र में ऐसे रहता है निकला हुआ। तो ये होते हैं स्पिट, ठीक है। और बाकी जो बार्स हैं वो कहीं भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, इस तरह से कहीं भी ये डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो उसे हम समुद्र के माउथ पे जो डिपॉजिट्स हैं, उसे सी बे पे जो डिपॉजिट्स हैं उसे हम कहते हैं बार्स। तो स्पिट्स और बार्स और ये लगून्स, तो देखिए इस तरह से हेल्प भी कर रहे हैं। ये बढ़ते बढ़ते कई तरह के होते हैं लगून्स, तो इसको ट्रैप भी कर सकते हैं। तो ये क्लोज्ड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड, और फिर लीकिंग भी हो सकता है अगर थोड़ा सा पानी ऐसे हो तो। इस तरह से कई तरह से लगून है। तो लगून क्या हो गया, झील है जिसमें समुद्र का पानी होता है। ये कहीं से अंदर से, रिवर से नहीं आया है, ये समुद्र का वाटर है, लगून है, एक छोटा सा झील है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे लगून्स की, और फिर है
Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the सांभर लेक, ये सीजनल लेक है और सांभर लेक राजस्थान में है जो, और ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसका इस्तेमाल सॉल्ट प्रोड्यूस करने में किया जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन, क्योंकि ग्लेशियर्स वहीं से हैं, वहीं से ओरिजिनेट होती हैं लेक्स, तो इसलिए फ्रेश वाटर लेक्स ज़्यादातर कहाँ से, हिमालयन रीजन से हैं। इन अदर वर्ड्स, दे वर फाउंड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट. The Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activity. Tectonic activity का result है, तो ये ग्लेशियर से इसका ओरिजिन नहीं है. वुलर लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, तो इसका फॉर्मेशन कुछ अलग ही तरीके से हुआ है. इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Barapani are some other important freshwater lakes. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhakra Nangal project. तो ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको डैम किया गया है ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो सके. तो ये मैन मेड लेक्स भी हैं, नेचुरल लेक्स के अलावा सो मैन मेड आर्टिफिशियल लेक्स का भी यूज़ हो रहा है. तो अब लेक्स के देखेंगे कि क्या वैल्यू है ह्यूमन बींग्स के लिए. तो लेक्स जो है मदद करते हैं रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में. ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल ये फ्लड को भी प्रिवेंट करते हैं और इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग. एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर. ड्राई सीजन में वाटर में समान रूप से फ्लो रहे वाटर का, इसमें भी मदद करते हैं. तो लेक्स को हम हाइडल पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ये आसपास के वातावरण में क्लाइमेट को जो है इन्हांस करते हैं, मॉडरेट करते हैं और एक्वाटिक्स इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. साथ ही साथ नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करते हैं सराउंडिंग में और हेल्प करते हैं टूरिज़्म और रिक्रिएशन क्रिएट करने में. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री. कैसे कि वाटर जो है एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, हर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए चाहिए. तो देखा गया है कि जितने भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन हैं सभी वाटर के, रिवर्स के किनारे हुए हैं, क्योंकि ईजिली उससे वाटर लिया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है. तो इसलिए वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of a special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. तो ये रिवर्स के इम्पोर्टेंस थी कि कैसे ये इकॉनमी को हेल्प करते हैं. तो ये हमने देखा कि कैसे सिविलाइजेशंस भी इनके पास ही सेटल होती हैं और इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन ये सब में ये हेल्प करते हैं, जो कि मेजर सोर्स है, और एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं जो कि मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का. ना रिवर पोल्यूशन. अब जैसे जैसे डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ रहे हैं वाटर के लिए, ऐसे रिवर का जो क्वालिटी है वाटर का वो अफेक्ट हो रहा है, वो पोल्यूट हो रहा है. हम क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्प्टीड इनटू रिवर्स. जो सीवेज है उसको बिना ट्रीट किए, जो इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनको बिना फिल्टर किए सीधे वाटर में एम्प्टी कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में, जो कि इनको पोल्यूट कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. ये क्वालिटी ही नहीं बल्कि रिवर्स की जो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है उसको भी इफेक्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे गंगा का एग्जांपल दिया गया है. गंगा जो है वो एबल है डाइल्यूट करने में पोल्यूशन लोड्स को विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़. बट इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि रिवर भी अब अपने आप को क्लेंज नहीं कर पा रही है. इस वजह से इस कंसर्न को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्लान्स लाए गए हैं ताकि रिवर्स को क्लीन किया जा सके. अब उन्हें देखते हैं. तो देखिए, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इसका एक फुल फॉर्म है. तो इसके तहत देखिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था फ़ेज़ 1, जो कि 1985 में लाया गया था और उसे बंद कर दिया गया 31 मार्च 2000 में. द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिव्यू किया इसके प्रोग्रेस को, GAP के प्रोग्रेस को रिव्यू किया और उसमें कुछ करेक्शंस किए, नेसेसरी करेक्शंस किए, और जो उन्होंने लेसन सीखा था कि कितना कामयाब रहा, कितना नहीं, क्या गलतियाँ रह गई थी, फिर इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया, इसमें अपने करेक्शंस ऐड किए गए और फिर इसे अप्लाई किया गया मेजर पोल्यूटेड रिवर्स ऑफ द कंट्री under the NRCP. Ganga Action Plan GAP Phase 2 has been merged with NRCP.
और जो NRCP है अब नाउ कवर करता है 152 टाउन्स को लोकेटेड अलोंग 27 इंटर स्टेट रिवर्स इन 16 स्टेट्स। और इस एक्शन प्लान के तहत पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स यानी कि पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या है वर्क्स को लिया गया है पोल्यूशन कम करने के लिए 57 टाउन्स में ये सब काम चल रहा है। अ टोटल ऑफ 215 स्कीम्स ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट हैव बीन सैंक्शनड। सो फार 69 स्कीम्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर दिस एक्शन प्लान। तो 57 टाउन्स में पोल्यूशन कम करने का काम शुरू किया गया, जिसमें से 215 स्कीम्स को सैंक्शन किया गया है और इसमें से अभी तक 69 स्कीम जो हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं इस एक्शन प्लान के तहत। 1 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज इज़ टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। तो इस तरह से कंजर्वेशन किया जा रहा है। सो इन दिस वे वी completed class 9th geography's third chapter, which is drainage. So in next videos we will discuss the exercise as well as the map work. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।